तो दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आप लोगों के सामने व्याकरण की चौथी क्लास लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे कि जो तीसरी क्लास हमारी थी, जहां पर हम छोड़े थे उसके आगे लेकर चलेंगे। हम जो है स्वर का लगभग वर्गीकरण 5-6 प्रकार का किए थे और वो जो वर्गीकरण किया गया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और आज जो उसके बाद जो स्वर के बाद जो आने वाला होता है हम उसको देखेंगे। स्वर के तुरंत बाद दो ऐसे वर्ण होते हैं जो आते हैं जिसे हम अंक और आहा के नाम से जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में इसका नाम जो सुझाया गया है इसका नाम है अयोगवाह। एक बार प्रश्न बना था कि अयोगवाह क्या होते हैं और कितने होते हैं, और 2019 में सुपर टेट में संस्कृत में प्रश्न बना था कि अयोगवाहों की संख्या कुल कितनी होती है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अयोगवाह अगर प्रश्न बनता है तो अयोगवाह कितने होते हैं, तो आप लोग बताइए। अयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंक और आहा। और अंक और आहा को किस किस नाम से जानते हैं? तो अंक को अनुस्वार और आहा को विसर्ग के नाम से जानते हैं। और इसका उच्चारण स्थान पूछे तो अंक का जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिक होता है और आहा का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है या काकल्य के समान होता है। आहा के समान ही हा वर्ण का भी उच्चारण होता है, इसीलिए हा को और आहा को दोनों को समान काकल्य उच्चारण स्थान माना, कंठ माना गया है। अगर आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखेंगे अयोगवाहों की जो संख्या कुल होती है 4 होती है। सुपर टेट 2019 में यहाँ से प्रश्न बना था कि अयोगवाहों की संख्या संस्कृत में कितनी होती हैं, तो आप लोग बताइएगा। अयोगवाहों की संख्या संस्कृत में 4 होती हैं। तो हमारा यहाँ औचित्य सिर्फ है हिंदी पढ़ने से है, तो यहाँ पर हम अयोगवाहों की संख्या कितनी बताएंगे? 2 बताएंगे। इसको समझने से पहले भाषा लिख लेते हैं और फिर परिभाषा को एक बार समझ लेते हैं, और यहाँ से जैसे प्रश्न जो हमने बताया है वो प्रश्न आते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो हमारी जो हेडिंग बनने वाली है चौथी क्लास की, यह हेडिंग होगी अयोगवाह। क्या होगा? अयोगवाह। अयोगवाह को समझने से पहले इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ इसका क्या होता है। कांता प्रसाद गुरु ने इसका अर्थ बताया है। योग ना होने पर भी जो साथ रहे। मतलब ऐसे वर्ण जो होते हैं जिसका योग ना मतलब ऐसे जो वर्ण है योग ना होने पर भी जो साथ रहे उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो इसकी हम परिभाषा एक बार देख लेते हैं, तो इसके बाद आप लोगों को पूर्ण रूप से यह समझ में आ जाएगा कि वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से पूर्णतः योग नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाह उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। आप लोगों के साथ इसका अर्थ पहले देखिए। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसकी परिभाषा, वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से पूर्णतः योग नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह जो होते हैं,
अयोगवाह। आप लोग ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछता है अयोगवाह किसके बाद आते हैं। तो अयोगवाह ध्वनियाँ जो होती हैं, दो ध्वनियाँ स्वरों के बाद आती हैं। जो अयोगवाह की जो ध्वनियाँ होती हैं वह स्वरों के तुरंत बाद आती हैं। कैसे? अगर हम देखें क ख ग घ अंग च छ सॉरी बड़ा छोटी, छोटा या बड़ा या छोटी, बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री ए आए ओ के बाद अंक और आहा, ये जो ध्वनियाँ आती हैं, इसीलिए कहा गया अयोगवाह जो ध्वनियाँ हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ स्वरों के बाद आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन जो स्वरों के बाद आती हैं। तो वह दो ध्वनियाँ हैं, संख्या। इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? आप हिंदी पढ़े हैं तो आप बताएंगे दो। कौन सी होती है? पहला जो होता है और दूसरा जो होता है आ होता है। अगर हम इसका नाम पूछे तो कि अंक का क्या नाम है और आहा का क्या नाम है, तो आप लोग बताइएगा। अंक को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, और आहा को विसर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विसर्ग के। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे विसर्ग। अगर इसका उच्चारण स्थान पूछ ले तो आप बताइएगा इसका जो नासिक होता है, नासिक, और आहा का जो उच्चारण स्थान होगा वह होगा कंठ। का होगा? कंठ या काकल्य। यह हमारा अयोगवाह की इसका अर्थ हो गया, ये परिभाषा हो गई। इस संख्या कितनी होती है? दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अंक और आहा होती हैं। अंक को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग बताइएगा अनुस्वार। और विसर्ग को किस नाम से जानते हैं? तो बताइएगा आहा को किस नाम से जानते हैं? विसर्ग। और इसका उच्चारण स्थान पूछ ले तो आप लोग बताइएगा इसका उच्चारण स्थान नासिक होता है और इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ या काकल्य होता है। यानी कि आहा का जो उच्चारण हा के समान होता है, इसीलिए हा कंठ या काकल्य का उच्चारण स्थान माना जाता है। आप लोग यहाँ पे सहमत हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ नोट्स, विशेष रूप से जो इसके बारे में आए दिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होगी। तो नोट्स होगा, आप लोग को नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। नोट देखिए, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कौन सा होता है? तो आप लोग लिखिए। और विसर्ग कौन होता है? तो आप लोग बताइएगा आहा। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं, स्वरों के सहारे और स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है।
या जाता। जो अयोगवाह होते हैं यह अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं कैसे, जैसे अगर देखा जाए जो तो अंगद लिखते हैं, अंगद में जो आ है यह स्वर है, स्वर के ऊपर जो बिंदी लगती है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और यही यहाँ पर बताया गया है कि यह जो होते हैं स्वरों के और व्यंजन दोनों के सहारे चलते हैं। तो ये अंगद हो गया और ये हो गया रंग, ये जो है ये व्यंजन है और व्यंजन के भी ऊपर दिखता है। इस प्रकार जो हमारा जो अयोगवाह होता है वह यहाँ पर पूर्ण होता है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं जो हमारा स्वर 11 होते हैं और 2 ऐसे वर्ण होते हैं जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। उसमें से एक और प्रश्न उभर कर सामने आता है और कई बार मैंने देखा एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न बना है कि 12 वर्ण कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा 12 खड़ी वर्ण नहीं है। आप लोग देखेंगे 12 जो खड़ी वर्ण होते हैं, जो 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं, कुल मिला के जो संख्या बन जाती है 13। 13 में से अगर हम री को निकाल देते हैं, जो 12 वर्ण बनते हैं उसी को हम 12 खड़ी वर्ण के नाम से जानते हैं। एक बार यहाँ से प्रश्न बना था कि ये जो 12 वर्ण था इसमें से 3 वर्ण दिया और इसमें से री भी डाल दिया। पूछा था कि इनमें से कौन सा 12 खड़ी वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग बताएंगे री ऐसा जो वर्ण होता है जो 12 खड़ी वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके बाद हम इसको नोट कर लेते हैं। यह हमारा जो हेडिंग होगा 12 खड़ी वर्ण कौन से होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम लिखते हैं अ, आ, ई, उ, और ए, आई, ओ, अंक। ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह जो हमारे 12 जो वर्ण बन रहे हैं इसी को हम 12 खड़ी के नाम से जानते हैं। और री जो होता है 12 खड़ी वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लिखते हैं 12 खड़ी वर्ण के अंतर्गत कौन नहीं आता। अब यहाँ देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो 12 खड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। पहला री है, अगर हम और दूसरा देखते हैं जो दीर्घ री बनता है और संस्कृत का जो री होता है, वर्ण होते हैं यह 12 खड़ी वर्ण के अंतर्गत होते हैं। और जो शेष ध्वनियाँ बच जाती हैं 11 स्वर में, आप लोग फिर से समझिए 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। कुल मिला के जो संख्या बन जाती है 13। 13 में जो री होता है वह 12 खड़ी वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। री को हम 12 खड़ी के अंतर्गत ना रखकर इसको हम क्या नाम है दूसरा है। और जो ध्वनियाँ बच जाती हैं 12 बच जाती हैं उसी को हम 12 खड़ी के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पर 12 खड़ी वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप बताएंगे री और बड़ी दीर्घ री और री ऐसे जो वर्ण है जो 12 खड़ी वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब ये हमारा जो क्या नाम है स्वर है और जो अयोगवाह है, यहाँ पर टॉपिक खत्म होती है। इसके बाद जो टॉपिक चलने वाली है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन को समझने से पहले इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या है व्यंजन, कैसे है। और इसका हम जो व्यंजन का वर्गीकरण कब करेंगे, और यह लगभग 5-6 प्रकार का। और ये जो वर्गीकरण होगा यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए दिन कहीं ना कहीं कंपटीशन में प्रश्न बनता रहता है। अगर आप TGT, PGT, टेट और टेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते रहते हैं।
और आए दिन कहीं ना कहीं एक एक नंबर हम लोगों के जीवन को बदलने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको विशेष रूप से जानकारी रखेंगे और यहाँ पर एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो होते हैं हिंदी में स्वर और अयोग वा के तुरंत बाद आने वाले जो होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से 33 में के अंतर्गत आते हैं। तो यह परिभाषा होती है, स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो पर हमारा जो हेडिंग होने वाली है वह व्यंजन व्यंजन की एक बार नोट कर लेते हैं। परिभाषा अब अभी हम समझते हैं कि कैसे स्वरों की सहायता से बोली जाती है। तो परिभाषा हम पहले देखते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखते हैं जैसे अब कैसे जो होता है स्वरों की जाते। परिभाषा है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब जैसे देखते हैं का, यह होता है स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब कैसे बोला जाता है इसको देखते हैं। होता है प्लस आ से मिलकर बनता है और यह जो आ होता है यह स्वर वर्ण होता है। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो इसका उच्चारण हम ना के बराबर कर पाते हैं, इसका उच्चारण करना संभव ही नहीं है। इसीलिए जो है ये आ को जब हम इसमें मिला जाते हैं तब जाके का वर्ण तैयार होता है। इसीलिए का का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से बोल रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या नाम है? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल संख्या आप देखते हैं हम कितनी होती हैं। तो कुल संख्या आप लोग बताएंगे 33 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप लोग देखिए। पहला जो होता है 25 जो वर्ण होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ध ढ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो 25 वर्ण बन रहे हैं जिसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, यह होते हैं वर्गीय व्यंजन प्लस कितने होते हैं आप लोग बताइएगा? 25। उसके बाद जो होते हैं अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है आप लोग बताइएगा? 4। उसके बाद जो होते हैं ऊष्म होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4। अब आप लोग जोड़ेंगे तो देखेंगे जो 33 जो वर्ण आ रहे हैं इन्हीं को हम व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। अब आप लोगों से सामने एक प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताइएगा 33। कौन कौन से होती हैं? 25 जो होते हैं वर्गीय व्यंजन जिसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अभी हम क्रमानुसार इसको सब देखते चलेंगे, आप लोग घबराइएगा बस इसको यहाँ उचित आप लोगों को समझना, बस समझ लीजिए। और उसके बाद जो 4 अंतस्थ होते हैं वो होते हैं और उसमें जो 4 होते हैं ये। अब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो इनकी संख्या जो कितनी होगी? 33 होगी। यही जो होते हैं व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम जो ये व्यंजन है हमारे जो 33, अब हम लगभग इसका 3, 4 या 5 प्रकार का वर्गीकरण करेंगे। और ये जो वर्गीकरण होने वाला है यहाँ से ज्यादा संभावना प्रश्न ज्यादा से ज्यादा बनता है और आप लोग इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा और इसको नोट जरूर करते चलिएगा। अब हम जो है व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। जो हमारा पहला वर्गीकरण होगा उच्चारण के आधार पर होगा कि मतलब जो व्यंजन वर्ण होते हैं 33 इनका उच्चारण अनुसार कैसे कैसे होता है। तो हमारा जो हेडिंग होने वाली है तो पहले जो हम करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण।
अब हमारा जो होने वाला है वर्गीकरण। अब किसका हम वर्गीकरण करेंगे? व्यंजन का। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33। अब हम इसका जो वर्गीकरण करने वाले हैं, यह 5-6 प्रकार का वर्गीकरण करने वाले हैं। जो पहला हम इसका वर्गीकरण करने वाले हैं, यह उच्चारण के आधार पर होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर। यह जो वर्गीकरण होने वाला है उच्चारण करने के आधार पर होगा। जो हमारे जो 25 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, इसका कहीं ना कहीं इसका उच्चारण के हमारे मुख में मुखांगों के में होता है। कुछ कहाँ इसका होता है, इसको समझ लेते हैं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और इसमें देखते हैं कि जो हमारे मुखांग को क्रमानुसार अगर हम याद करते हैं तो इसको देखिए, ये हमारा क्रमानुसार आप इसको याद करिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, क्रमानुसार इसको 3 से 4-5 बार याद करिए। जब इसको आप याद कर लेते हैं तो इसको क्रमानुसार कर लीजिए। पहला जो होता है कंठ होता है, इसका जो क्रम है इसको बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर ये बिगड़ जाता है तो स्थान जो लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। इसका जो क्रम होता है इसको जरूर आप क्रमानुसार याद करिएगा। और दूसरा होने वाला है तालु, उसके बाद होगा मूर्धा, उसके बाद क्या होगा? मूर्धा। उसके बाद चौथा हमारा है दंत। उसके बाद पांचवा जो होने वाला है यह ओठ। यह दिएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। ठीक है। अब क्रमानुसार जो इसके जो हमारा जो वर्ण चलता है, हम क्या नाम है व्यंजन चलते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो पहला हमारा जो होता है का, खा, ग, घ, अंग। फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ। फिर उसके बाद टा, ठा, धा, अड़ा। फिर उसके बाद देखेंगे ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा, पा, बा, भा, मा। आप लोग इसको क्रमानुसार ऐसे नोट कर लीजिएगा। और जो जिसके सामने आते का उच्चारण आसान होगा। जो का है, का कंठ, एक कंठ से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण है। का, घा, अंगा, ये जो पांचों जो वर्ण होने वाले हैं यह किससे होगा? एक कंठ से होगा। और जो तालु होगा च, छ, ज, झ, ञ, यानी तालु से जो उच्चारण होने वाले उसे हम क्या नाम है मतलब तालु से जो उच्चारण कौन कौन से? च, छ, ज, झ, ञ। आप याद करते हैं और इसको नोट कर लेते हैं, आपका यह जो उच्चारण स्थान होता है एक बार विशेष रूप से जानकारी हो जाती है। अब प्रश्न बनता है, ये तो 25 ही हैं और ऐसे वर्ण कहाँ है जिसका उच्चारण होता है? तो आप लोग इसको नोट करने के बाद अब देखिएगा 8 ऐसे वर्ण जो बच रहे हैं कि क्या नाम है जो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पहला जो है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम पहले को छोड़ देते हैं और दूसरे को लिखते हैं या, रा, ला। और फिर इसके बाद ऐसे करते हैं, वाह को अभी हम लिखते हैं कहाँ, उसको लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद लिखते हैं अब देख लीजिए। और उसके बाद ये जो छठवां होने वाला है यह होगा दंतोष्ठ। यानी कि आप लोग समझिएगा, जो वाह उसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंतोष्ठ से होता है। अब देखिए आप लोग इसको क्रमानुसार ऐसे नोट करिए। अब सिर्फ 4 वर्ण ऐसे बचते हैं जिसका उच्चारण आसान हमें नहीं पता है, तो हम इसको क्रमानुसार ऐसे नोट कर लेते हैं। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, सॉरी गलत हो गया। आप लोग यहाँ से ना नोट करिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, और जो ऊपर जाता है इसको हाँ कर दीजिए। अब देखिए, अब ये हमारा क्रमानुसार हम इसको ऐसे लिख देते हैं और फिर उसके उच्चारण स्थान हम पढ़ते हैं। अगर कोई अब आपसे पूछे कि हा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो आप सीधे आइएगा और बताइएगा कि हा का उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होगा। और
और सा जो जिसे हम बड़ा सा कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान तालुस होता है। और जिसे हम मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य सा कहते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा होता है। और जिसे हम छोटा सा कहते हैं, इसका जो उच्चारण स्थान होगा दंत होगा। इस क्रमानुसार आपको लिख लीजिए। और जो वा बचता है या र ला वा, जिसे हम 5-4 ठे अंतर से कहते हैं, और इसको हम क्रमानुसार यहाँ लिखते हैं। जो वा बचता है वह यहाँ नीचे लिखते हैं, यानी कि दांत और ओट्स की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए हम इसे दंतोष्ठ कहते हैं। ये कईयों बार आपसे टेट, सुपर टेट, यस टेट और क्या नाम है टीजीटी, पीजीटी में कईयों बार पूछा है कि वाह का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से बताइएगा कि वाह का जो उच्चारण स्थान होता है वह वाह का जो उच्चारण स्थान होता है वह कहाँ होता है, दंतोष्ठ होता है। अगर आप ये सारणी एक बार बना लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप कहीं ना इसको भूलेंगे। आप इसको 2 से 4 बार 5 बार इसको आप अपने रफ कार पे कर लीजिएगा, और एक बार एक दिमाग में फिट हो जाएगा कि ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है। आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और आपसे कोई पूछेगा सा, जिसे हम खट्टी सा कहते हैं, इसका उच्चारण कहाँ होता था, आप क्रम अनुसार सीधे आइएगा और बताइएगा इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और सा का ये भी आइएगा, इसको बताइएगा दंत होता है। अब इसी प्रकार सब होता है। और यह जो हा होता है यह कंठ के अंतर्गत आता है, आप ध्यान रखिएगा, यह कंठ के अंतर्गत आता है। और यह हमारा जो होता है पहला वर्गीकरण हुआ किसका, व्यंजन का। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है। अब देखिए इसमें जो 5 ध्वनियाँ बन रही हैं इसे, ये अब यहाँ से समझिएगा, यह जो इसका जो उच्चारण स्थान होता है, कभी कभी अलग से पूछता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो आप लोग इसको स्पष्ट रूप से बताइएगा, इसका उच्चारण स्थान नासिक होता है, यानी नाक से होता है। अंक, अह, अंक, ड़, न, म, इसका जो उच्चारण स्थान नाक से होता है। इसीलिए हम इसको कभी कभी अगर ये वर्ण नहीं देते हैं तो कहीं ये नासिक जरूर रहता है। तो आप लोग इसको बताइएगा, इसका उच्चारण जो स्थान होने वाला है यह नासिक होता है। और देखिए कभी कभी प्रश्न बनता है कि जो अंगा है इसका उच्चारण बताइए। प्रश्न बनता है कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। विकल्प में 4 विकल्प होते हैं, कंठ भी होगा, नासिक भी होगा और कंठ होगा। फिर चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। फिर से आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, पूछेगा अंगा का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। आप लोग स्पष्ट रूप से बताइएगा। और विकल्प पूछने वाला है, पहला विकल्प रहेगा कंठ, और दूसरा विकल्प रहेगा नासिक, और तीसरा विकल्प होगा कंठ और नासिक, और चौथा विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। तो जब ये दोनों साथ में अगर आए तो आप लोग बताइएगा कि कंठ और नासिक से मिलकर इसका उच्चारण स्थान होता है। इस प्रकार से हमारा जो पहला वर्गीकरण इसको समझ लिया, और इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। क्रमानुसार ऐसे नोट करिए, आप लोगों को बेहद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी प्रकार की ट्रिक लगी, इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। नहीं तो हमें क्या था, हम तो डायरेक्ट लिख देते कि मतलब क्या नाम है, हाँ का उच्चारण कंठ ऐसे नीचे क्रमानुसार कर देंगे। लेकिन ये ट्रिक जो है ना बहुत बेसिक है। आप लोग इसको 2 से 4 बार अपने रफ्तार पे करिएगा और आप लोगों को बेहद समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं, अब हम जो व्यंजन का वर्गीकरण करने वाले हैं, पहला तो हम कर चुके हैं, अब दूसरा वर्गीकरण होगा। यह जो वर्गीकरण होने वाला है क्या नाम है, श्वास की मात्रा या पड़त्व के आधार पर होगा। अब इसमें जो वर्गीकरण होगा यह 2 प्रकार का होगा, पहला अल्पप्राण होगा और दूसरा महाप्राण होगा। अल्पप्राण मतलब वो उनका उच्चारण, अल्पप्राण किसे कहते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। अल्पप्राण उसे कहते हैं जब हम जिसका उच्चारण करते हैं हमारे मुख से, मुखांग से जो हवाएं हैं कम निकलती हैं, उसे हम अल्पप्राण के अंतर्गत रखते हैं। अब कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अल्पप्राण के अंतर्गत हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो क्या नाम है महाप्राण के अंतर्गत हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि ऐसे अभी जो वर्ग लिखे थे का, गा, घा, अंगा, ये जो अभी लिखा था इसमें से ऐसे चा, छा, जा, झा, मतलब चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डाल, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से अभी हमने वर्गीय व्यंजन पढ़ा। और वर्गीय व्यंजन में लगभग हमने देखा कि जो पहला होता है ये वर्ग के अनुसार देखा जाता है, और इसमें जो क्रम होता है भाई पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे आता है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, इसी प्रकार से सभी पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पे इसी प्रकार से आता है। अगर हम अल्पप्राण देखते हैं, अल्पप्राण हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, इन वर्णों का उच्चारण जब हम करेंगे हमारे मुख से, मुखांग से जो हवाएं होती हैं कम निकलती हैं।
हमारे मुख से मुखांग से जो हवाएं होती हैं कम निकलती हैं, इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं। यह चौथा होता है, यह पहला है, यह तीसरा है, यह पांचवा। अभी आप लोगों इसको ध्यान रखिएगा कि जो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं वह पहला वर्ण आएगा, तीसरा वर्ण आएगा और चौथा वर्ण आएगा। ठीक है, आप लोग इसको चलिएगा समझिए। अब पूछेगा कि अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवाएं कम निकलती हैं, उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब वो कौन कौन से होती हैं, जब हम इसको लिखेंगे तो ये पहला, तीसरा, पांचवा, यह जो वर्ण बनते हैं इसे हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं। और साथ में प्लस साथ में और जो अंतस्थ होते हैं 4 वो होते हैं, प्लस जो 11 स्वर होते हैं वो होते हैं। ये जो 4 सब मिला के जो होते हैं कुल क्या नाम हो, ये बनते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, ये वर्ण और 4 अंतस्थ और जो 11 स्वर होते हैं, ये सभी के सभी क्या नाम है, अंतर्गत रखते हैं। तो इसका हम एक बार वर्गीकरण कर लेते हैं, एक बार इसको परिभाषा नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिख लेते हैं। बेहद एक दो बार पढ़ेंगे तो बेहद समझ में आ जाएगा। की मात्रा, वायु प्रणत्व, के आधार पर व्यंजन के भेद। यह भेद हमारा कितने प्रकार का होगा, यह प्रकार का अल्प प्राण। आप लोग आराम से पढ़ते चलिए, रिलैक्स होके, प्रेशर मत रखिए दिमाग पे, बस समझने का प्रयास करिए एकदम बेसिक तरीके से। नहीं आएगा तो आप वीडियो 2 से 3 बार देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो कहीं दूसरे कोचिंग पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ अपना सपोर्ट देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। वे व्यंजन और पूरी क्लास A to Z, पूरी क्लास जो हम फ्री आपको देने वाले हैं, सिर्फ आप लोग इसको देखते चलिए, अपना नोट तैयार करते चलिए। इसकी परिभाषा है वे व्यंजन जिसके उच्चारण, वे व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास, हमारे मुख से हवाएं निकलती, श्वास, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब आप देखते हैं कौन कौन से हैं। अब वर्ण देखते हैं कौन कौन से हैं। हमारा जो वर्गीय व्यंजन बनता है उसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण बनते हैं उसको हम उसको लिखते हैं प्लस या रा ला वा। तो ये जो होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, अगर इसको देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 15 और 16, 17, 18, 19, यानी कि अगर देखा जाए तो इनकी जो संख्या बन जाती है कितनी होती है, 19। लेकिन प्लस अगर स्वर को भी जोड़ते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर अगर स्वर देखते हैं, स्वर की संख्या जो 11 होती है। अगर टोटल मिलाते हैं जो हमारा तैयार होता है वो हमारा क्या नाम है, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो हमारा वर्गीय व्यंजन होता है उसमें पहला, तीसरा, जो पांचवा प्लस अंतस्थ, ये चारों और प्लस स्वर, ये जो सभी वर्ण आते हैं इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवाएं कम निकलती हैं, बहुत कम निकलती है, इसीलिए हम इसको अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं। और ये हमारी परिभाषा है और ये हमारे आने वाले वर्ण है। आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे, जैसे हम क और ख का उच्चारण करते हैं, क खा, क का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुखांग से जो हवाएं हैं कम निकल रही हैं, लेकिन हम ख उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुखांग से हवाएं जो होती हैं ज्यादा निकल रही हैं। इसीलिए जो है क और ग
अंगा, ये जो पहला तीसरा पांचवा वर्ण आते हैं यह जो अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, और जो ख और घ जो आते हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा दूसरा जो वर्गीकरण में इसमें आएगा वह है, उसका हम लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, अब दूसरा हमारा जो हम लिखने जा रहे हैं वह उसे हम कहते हैं महाप्राण। अब देखिए दूसरा हमारा हेडिंग है महाप्राण। अब परिभाषा एक बार नोट कर लेते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस की मात्रा ज्यादा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने में सांस की मात्रा ज्यादा लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जो जैसे हम देखें कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बताइएगा। वर्गीय व्यंजन में अभी हमने देखा अल्पप्राण के अंतर्गत पहला तीसरा पांचवा वर्ण आते हैं, और जो बच जाते हैं कौन कौन से बच जाते हैं, दूसरा और चौथा। यह जो बच जाते हैं ये और प्लस खट्टी सा छोटा सा और प्लस सा, ये जो वर्ण बनते हैं इसे हम किसमें रखते हैं, यह महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण करने में हमारे मुखांग से हमारे गर्म हवाएं ज्यादा निकलती हैं, इसीलिए हम इसे महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। यह हमारा जो दूसरा वर्गीकरण था यह हमारा पूरा होता है। और साथ में और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उच्छिष्ट व्यंजन है, यहाँ देख लेते हैं, जो उच्छिष्ट व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन में ड और ड, ये जो दोनों वर्ण आते हैं इसमें अगर हम देखें तो जो ये वाला होता है इसे हम अल्पप्राण के अंतर्गत रखते हैं, और ये जो होता है ये वाला वर्ण आता है इसे हम महाप्राण इसको हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। अब आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आए दिन यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है और यह अल्पप्राण है कि महाप्राण है। अब आप लोग इसको नोट करिए। अब हम तीसरा वर्गीकरण करने जा रहे हैं, और आप लोग इसके साथ मान लीजिए। अब ध्यान रखिए, अभी आप लोगों ने वर्गीकरण जो दूसरा वर्गीकरण पढ़ा है वह श्वास की मात्रा या प्रणत्व के आधार पर व्यंजन का जो हमने भेद पढ़ा है, वर्गीकरण किया है, यह दो प्रकार किया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण के अंतर्गत वही वर्ण आते हैं जो जिनका उच्चारण करते समय अल्पप्राण के अंतर्गत वह वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुखांग से हवाएं कम निकलती हैं, उसे हम अल्पप्राण के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जो हमारा जो वर्गीय व्यंजन है उसमें पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, और साथ में या र ल व जिसे हम अंतर से व्यंजन कहते हैं वो आते हैं, और साथ में जितने स्वर हैं 11 स्वर हैं उनको अंतर इसको रखा जाता है। और दूसरा हमारा जो वर्गीकरण में था डिफाइन किए थे वह महाप्राण में जो हम वर्गीय व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें दूसरा और चौथा जो वर्ण बनता है प्लस और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं चारों, वो ये जो वर्ण आते हैं जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुखांग से जो हवाएं होती हैं वह ज्यादा निकलती हैं, इसीलिए हम इसे महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से जो हमारा जो व्यंजन का वर्गीकरण था, हम दो प्रकार का वर्गीकरण कर चुके हैं। अब हम तीसरा वर्गीकरण करेंगे स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर। यह जो वर्गीकरण होगा ये भी दो ही प्रकार का होगा, जिसे हम घोष कहते हैं और एक अघोष कहते हैं। घोष को हम एक दूसरा नाम से जानते हैं जिसका नाम है सघोष, और उसके बाद जो दूसरा हमारा वर्ग था वह अघोष। अब इसका हम जो वर्गीकरण करेंगे यह कल की वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए। तब तक
आप लोग आगे वाला चीज़ है इसको रिवीजन कर लीजिएगा और पीछे वाला भी बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए। और कहीं पर आप लोगों को समझ में ना आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप लोग इसको याद करिए, नोट करिए और अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।